राधे राधे भाई सभी को। अपने इकोनॉमिक्स का टॉपिक चल रहा था बैंकिंग, और उस बैंकिंग के टॉपिक में मैं आपको पेमेंट बैंक के बारे में बता चुका था। मैं आपको बता रहा था कि भाई बैंक होती हैं, उनके दो प्रमुख काम होते हैं। एक तो आपके पास जो पैसा है उसको वो जमा करती हैं। नंबर दूसरा क्या काम होता है, दूसरा काम होता है लोन देने का काम होता है ना। अब वो बैंक होती हैं, कई तरह की होती हैं, जैसे पेमेंट बैंक हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। एक होती हैं सहकारी बैंक, जो कि विकासात्मक कार्य यानी विकास के उद्देश्य से स्थापित की जाती हैं। और एक होती हैं जो बिजनेस के उद्देश्य से लोग बाग स्थापित करते हैं बैंकों को, वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं उनको, है ना। तो अपन पेमेंट बैंक के बारे में बात कर चुके हैं। अब अगली जो बैंक है उसके बारे में बात करते हैं। और अगली बैंक कौन सी है, RRB। कौन सी बैंक है, RRB। फुल फॉर्म क्या है इसकी, फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक, है ना। कौन सी, रीजनल रूरल बैंक, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, है ना। अब ये जो बैंक की स्थापना की गई है, इस बैंक की स्थापना विकासात्मक कार्य यानी कि विकास के उद्देश्य से सरकार के द्वारा इन बैंकों को स्थापित किया गया है। अभी इस बैंक को स्थापित करने के लिए बाकायदा संसद में एक एक्ट पारित कराया गया था। वो एक्ट कब बना था, उसे बोलते हैं RRB एक्ट 1976। यानी कि ये RRB एक्ट 1976 का बना हुआ है, जिसके तहत इन RRB बैंकों की स्थापना की गई थी। अच्छा, ये जो बैंक है ना, अब इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये विकास के उद्देश्य से बनाई गई थी। भाई जो क्षेत्रीय इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उन तक पहुँच, जहाँ तक बैंक की नहीं पहुँच पाई है, वहाँ पर लोगों को वित्तीय समावेशन बढ़ाया जाए, उनको बैंक के माध्यम से जोड़ा जाए। इसके लिए इन RRB बैंकों की स्थापना की गई। अब इस बैंकों की स्थापना में ना भागीदारी है ना। कैसे भागीदारी है, इस बैंकों में जब ये 1976 में एक्ट आया था, उस समय 50% जो भागीदारी हुआ करती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हुआ करती थी। किसकी हुआ करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की हुआ करती थी। कितनी, 50% भागीदारी। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसकी 15% भागीदारी हुआ करती थी। कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट की 15% भागीदारी हुआ करती थी। अच्छा, जो बचा हुआ 35% है वो प्रायोजक बैंक। अब ये प्रायोजक बैंक का क्या सिस्टम है, ये ध्यान से समझिएगा ना। प्रायोजक बैंक, है ना। देखो, हर क्षेत्र की एक ऐसी बैंक होती है, एक ऐसी लीड बैंक होती है जो उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव रखती है, बहुत ज़्यादा उसकी ब्रांचें खुली हुई होती है, बहुत ज़्यादा लोगों का उस पर विश्वास होता है। इन प्रायोजक बैंकों की सहायता से ही जो केंद्र सरकार है वह वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में हेल्प लेती है इनकी। कैसे लेगी हेल्प, अब भाई जैसे किसी ग्रामीण क्षेत्र में बैंक स्थापित करनी है, तो उस बैंक को इन जो लीड बैंक है उस जिले की, उसके साथ उसको जोड़ा जाएगा। फिर वो जो बैंक है, जो लीड बैंक है, वह केंद्र की जो बैंक है उससे जुड़ेगी। इस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ती है, इसलिए इनकी भी भागीदारी इसमें होती है, क्योंकि इनको भी इसमें प्रॉफिट होता है। इस तरीके से 100% भागीदारी होती है किसमें, RRB एक्ट 1976 में RRB बैंक में इस तरीके से इनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। और कहा गया कि भाई जो RRB बैंक स्थापित कर रहे हैं उसकी जो मिनिमम वैल्यू है, यानी कि न्यूनतम बात करें, जो न्यूनतम पैसा है उसमें 25 लाख रुपए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बैंक तो स्थापित कर दी, उसमें पैसा ही नहीं है, लोग लोन ही नहीं ले सकते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो अधिकतम राशि निश्चित की गई, कितनी की गई, 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए अधिकतम राशि सुनिश्चित की गई कि भाई 1 करोड़ रुपए होना चाहिए अधिकतम, और न्यूनतम 25 लाख रुपए तो होने ही चाहिए, है ना। इस प्रकार से RRB एक्ट की स्थापना, RRB कंपनी बैंकों की स्थापना हुई। इसके बाद हुआ क्या कि ये जो एक्ट है ना, इसमें संशोधन किया गया, और इस संशोधन जो एक्ट था, RRB एक्ट 1976 का जो एक्ट था, इसको संशोधित किया गया कब, 2017 में। 2017 में इस एक्ट को संशोधित किया गया, और इसमें ये जो भागीदारी है ना, इसको ऊपर नीचे किया गया। कैसे किया गया कि पहले जो भागीदारी कभी केंद्र सरकार की 50% हुआ करती थी, अब केंद्र सरकार की और जो प्रायोजक बैंक है, इन दोनों की भागीदारी मिला के 51% कर दी गई। यानी कि जो प्रायोजक बैंक है उसकी और जो केंद्र सरकार है, उन दोनों की भागीदारी कितनी कर दी, टोटल 51% कर दी।
और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी भागीदारी कितनी कर दी, 49% कर दी। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की जो भागीदारी है इसमें बढ़ा दी गई, है ना। इस तरीके से ये एक्ट संशोधित हुआ और उसमें जो न्यूनतम राशि थी, कितनी न्यूनतम राशि थी, उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया कि भाई आरआरबी बैंक में यदि स्थापित कर रहे हैं तो उसमें लगभग 1 करोड़ की राशि तो होनी चाहिए। और जो अधिकतम की बात करें भाई, मैक्सिमम कितनी रखी, मैक्सिमम रखी गई थी 2000 करोड़ कि अधिकतम 2000 करोड़ रुपए होने चाहिए। अब ये बढ़ाई क्यों भाई, स्वाभाविक बात है ना, जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसी प्रकार से हमारी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, उसी प्रकार से लोगों के विकासात्मक कार्य भी बढ़ रहे हैं, लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। तो इसलिए जो लोन है वो आदमी ज़्यादा ही लेगा, इसलिए इन बैंकों में ज़्यादा पैसा रखना सुनिश्चित किया गया। तो इस तरीके से आरआरबी बैंकों की स्थापना की गई। अब यदि आपसे कोई पूछे कि भाई आरआरबी बैंकों की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, पहला उद्देश्य होता है भाई जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, किसान हो चाहे मजदूर हो, उनको बैंक के माध्यम से जोड़ा जाए, उनका वित्तीय समावेशन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक से जोड़ा जाए। पहला उद्देश्य यही होता है। नंबर 2, बैंक की जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, फिर चाहे उनका पैसा जमा कराना हो, लोगों का पैसा जमा करना हो, चाहे फिर बैंक के द्वारा लोन दिया जाना हो, वो आसानी से चीज़ें हो जाती है ना। इसलिए इन बैंकों की स्थापना की गई है और जो आर्थिक विकास है, वहाँ का विकासात्मक चीज़ें वो भी क्या सुचारू रूप से चलती रहें, इसलिए आरआरबी बैंकों की स्थापना की गई। लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस हो क्यों नहीं पाए, इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक है कि आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो इन बैंकों पर विश्वास नहीं करते। उनमें कहीं ना कहीं वो जागरूकता की कमी है। वो आज भी ये सोचते हैं कि यार बैंक में पैसा रखेंगे उससे अच्छा है कि हम अपनी तिजोरियों में पैसा रख लें, वहाँ कम से सुरक्षित रहेगा। बैंकों में जो है ना विश्वास की कमी है लोगों के, इसलिए वो बैंकों में पैसा जमा नहीं कराते। नंबर 2 क्या है कि जागरूकता की कमी है, शिक्षा का अभाव है, इसलिए एजुकेशन नहीं है, एजुकेट नहीं है व्यक्ति, तो कहाँ से वो इन बैंकों में पैसा जमा कराए, वो कहीं ना कहीं घबराता है इन चीज़ों से। और ये जो बैंक है ना, ये खुद आधुनिकीकरण से नहीं जुड़ी हुई, यानी कि खुद में अपडेट नहीं करते हैं, अद्यतन नहीं होता है इनका, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पिछड़ी गई है ना। इसलिए भले ही इन बैंकों की स्थापना हुई है, लेकिन कुछ तो फर्क मिला ही है, कुछ तो फर्क हुआ ही है ना। जब किसी रीजनल क्षेत्र में बैंक की स्थापना होती है तो वहाँ लोग इनसे जुड़ते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती है ना। तो इस तरीके से ये आरआरबी बैंकों का इतिहास रहा है ना, यहाँ आपको पता लग गया। एक और बैंक है, एक और प्रकार है, कौन सा है, वो प्रकार है स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कौन सा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इसमें क्या होता है, देखो जो आदमी लगभग मतलब ढंग का पैसा कमा लेता है 100-1 करोड़ के समथिंग, तो वो क्या सोचता है यार एक बैंक खोलते हैं और उस बैंक में स्मॉल फाइनेंस बैंक, हालांकि ये जो बैंक होती है ना, देखो हर बैंक के 2 काम होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो जो आपके पास पैसा उसको जमा करती है और दूसरा क्या, लोन देने का काम करती है। स्मॉल फाइनेंस बैंक होती हैं, ये दोनों ही काम करती हैं, आपका पैसा जमा भी करती हैं, आपको लोन भी देती हैं। लेकिन इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो पैसा लोन देती हैं ना, वो जैसे कि किसान वर्ग हो गया, जैसे कि मजदूर वर्ग हो गया, है ना, जैसे कि लघु व्यवसायी हो गए, है ना, जो छोटे बड़े व्यापारी हैं उनको हो गए। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, ऐसा नहीं है कि आप छोटी सी दुकान खोल के बैठे हो और अंबानी अडानी जैसे लोगों को आप कर्जा दे रहे हो, हैं लोन दे रहे हो, तो बोला कि ऐसा नहीं होता। स्मॉल है, छोटी दुकान खोल रखी है लोगों ने और वहाँ पर वो ये बैंक जैसी सिस्टम चला रखा है ना। अब देखो इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं, देखो एक तो ये जमा स्वीकार करते हैं ना, ये काम भी करती हैं, लोन भी देने का काम करती हैं, दोनों काम ये स्मॉल फाइनेंस बैंक करती हैं। अब ये जो बैंकों की स्थापना होती है किस एक्ट के तहत होती है, कंपनी अधिनियम 1956, है ना। कंपनी अधिनियम 1956 है, उसके तहत इन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनका पंजीकरण होता है, इनका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। इनके इस एक्ट के माध्यम से इन बैंकों की स्थापना हो जाती है। अब यदि मैं इन बैंकों की बात करूं तो देखो कोई बंदा कब स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकता है, सबसे पहले उसके पास 100 करोड़ की राशि होनी चाहिए, यानी कि 100 करोड़ की यदि उसके पास राशि है तो वह ये स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकता है। और क्या भाई, उसके पास 10 साल का लगभग बैंकिंग का या फिर इकोनॉमिक्स का, थोड़ा वो अर्थशास्त्र का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैंकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके वो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकता है। नंबर तीसरी बात क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए।
ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए और 100 करोड़ की उसके लगभग राशि होनी चाहिए, तभी जाके वो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ है? इसके अलावा ये चीज़ है कि जनाब जो व्यक्ति स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलेगा उसका जो NDTL है, बैंक का NDTL बोले तो उसका जो प्रॉफिट है, शुद्ध प्रॉफिट है ना, उसमें से उसको CRR, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ हालांकि, SLR, CRR मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि जब बैंक को ऐसा लगता है कि है ना बैंक कहीं डूब ना जाए, यदि डूब जाएगी तो बाद में उसको संबल किस प्रकार से दिया जाएगा, उसको पैसा किस प्रकार से प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसके लिए ये जो बैंक होती हैं पहले से ही RBI में पैसा जमा करके रखती हैं, उसको क्या बोलते हैं? CRR बोलते हैं, है ना। तो यानी कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो पहले से CRR रखती हैं, यानी कुछ रिजर्व राशि RBI के पास संरक्षित रखती है। SLR क्या होता है? SLR होता है कि वो बैंक होती है खुद के पास भी कुछ संरक्षित राशि रहती है उनके पास। ऐसा नहीं होता कि जो बैंक होती है वह पूरा की पूरा जो पैसा है उसका वो लोन में दे देती है, ऐसा नहीं होता कभी भी। वह कुछ पैसा संरक्षित रखती है अपने पास भी, उसको क्या बोलते हैं? SLR बोलते हैं। यानी कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो CRR भी रखेंगी, SLR भी रखेंगे। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अलावा और क्या चीज़ है? जैसे कि कोई बंदा भाई स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना चाह रहा है तो उसको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब वो लोन देगा ना तो उसका 75% लोन किसान लोगों को, मजदूर लोगों को, जो छोटे व्यवसायी लोग हैं उनको जाना चाहिए 75% लोन, तभी वो स्मॉल फाइनेंस बैंक कहलाएगी। इसके अलावा और क्या है? जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में, जिस जिले में स्मॉल फाइनेंस बैंक खोली जा रही हैं लगभग उसमें 25% शाखाएँ उस स्मॉल फाइनेंस बैंक की वहाँ होनी चाहिए। जिस भी जिले में या जिस भी राज्य में खोली जा रही है लगभग 25% शाखाएँ वहाँ पर होनी चाहिए, है ना, उस बैंक के। तो बात आई है आपके समझ में। इस तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक का इतिहास है ना। तो अब भाई आप समझ में आई होगी कि भाई कौन व्यक्ति खोल सकता है, कब खोल सकता है ना, और यदि खोलेगा तो उसको कितना कितना पैसा कहाँ कैसे रखना है, किस प्रकार से रखना है ना। कुछ CRR रखना होता है, कुछ SLR के रूप में रखना होता है ना। अगली जो बैंक है वो है नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी। कौन सी? नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी, है ना। इसमें क्या होता है? गैर बैंक वित्तीय कंपनी। ये भी जो बैंक होते हैं उनका एक रूप है। हर बैंक के दो काम होते हैं, मैंने आपको बताया। एक तो जो आपके पास पैसा उसको जमा करती है, नंबर दूसरा काम क्या होता है? नंबर दूसरा काम होता है लोन देने का। इस प्रकार की जो बैंक होती है ना वह केवल लोन देने का काम करती है। वो आपकी जो जमा है, जमा भी दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो डिमांड, है ना, डिमांड डिपॉजिट होता है, एक टाइम डिपॉजिट होता है। FD वगैरह कराते हैं ना, टाइम डिपॉजिट, है ना। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यदि आपको ये चीज़ें थोड़ी बोरिंग लग रही है, अब देखो बार बार चीज़ें ये नहीं समझाऊंगा मैंने आपको, है ना, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए यदि आपको ये चीज़ें समझनी है तो इससे पहले के लेक्चर में आपको डिटेल से समझा चुका हूँ, है ना। जो नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी होते हैं इनमें क्या जो होता है, लोन ये प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन जो जमाएँ हैं, आपका पैसा है, वो स्वीकार नहीं करती, वो पैसा आपका जमा नहीं करती, है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे देता हूँ, महिंद्रा फाइनेंस, है ना, आपने सुना होगा महिंद्रा फाइनेंस। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम, ये कुछ ऐसी बैंक हैं, कंपनी है जो नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी है, यानी ये अपने पास पैसा आपका जमा नहीं करती हैं, लेकिन ये लोन देने का काम करती हैं, है ना। अब धीरे धीरे क्या हुआ है, जैसे ये अपडेट हुई है तो ये FD करने का भी काम करती हैं, यानी कि TD, यानी कि आपका जो पैसा है उसको अपने पास रख के उसको फिर बाद में एक फिक्स EMI आपको निर्धारित करती जाती है, हर महीने इतना पैसा जमा कराना है आपको। उसके बाद ये इंटरेस्ट सहित आपको पैसा लौटाती है। उसे क्या बोलते हैं? अपन FD बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, है ना। तो अब ये बहुत सी ऐसी कंपनी भी हैं इसमें जो टाइम डिपॉजिट करती हैं, यानी FD वगैरह करने का भी काम करती हैं। उनको क्या बोलते हैं? NBFCD, है ना, उनको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, बात आई आपके समझ में। तो इस तरीके से जो गैर बैंक फाइनेंशियल कंपनी होती है, अच्छा, इन कंपनियों की भी स्थापना ना कंपनी अधिनियम के तहत ही होती है, ये भी ध्यान रखना, है ना। कंपनी अधिनियम है, कंपनी अधिनियम के तहत ही
इनकी जो स्थापना होती है 1956 का कंपनी अधिनियम है, लेकिन बाद में इसको संशोधित कर दिया गया था कब, 2013 में। 2013 में संशोधित कर दिया था इस कंपनी अधिनियम को, और बाद में 1956 का ये कंपनी अधिनियम चला आ रहा है। इसी कंपनी अधिनियम के तहत नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनियों की स्थापना होती है ना। इससे पहले जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बताई थी उनकी भी इसी के तहत स्थापना होती है। ठीक है, बात आई आपके समझ में। अब एक और बैंक है, कौन सी है, नाबार्ड, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी ग्रामीण क्षेत्रीय विकास के लिए जो बैंकें स्थापित की गई है ना, उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कौन सी है, नाबार्ड, है ना। कौन सी है, नाबार्ड। फुल फॉर्म क्या है इसकी, देखो ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय, है ना, ग्रामीण कृषि विकास बैंक, है ना। ये जो बैंकों की स्थापना की गई थी, नाबार्ड बैंकों की स्थापना, सुना भी होगा आपने नाम कई बार, है ना। एक समिति स्थापित हुई, कौन थी, शिवरामन समिति। शिवरामन समिति बोला कब, इसने एक रिकमेंडेशन दी थी, कब दी थी, 1979। 1979 में इस समिति ने एक रिकमेंडेशन दी, सिफारिश दी किसको, संसद को, कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पर कुछ छोटे छोटे व्यवसाय भी हैं, है ना, कुछ किसान तो होंगे ही, मजदूर भी लोग भी हैं। बोला उनको सही ढंग से क्या लोन मिल नहीं पाता, भले ही वो आरआरबी बैंकों की स्थापना उस समय कर दी हो, लेकिन बोला ढंग से इनको मिल नहीं रहा, इसलिए इन बैंकों की स्थापना की जाए, है ना। तो शिवरामन समिति की रिकमेंडेशन पर, है ना, बाद में नाबार्ड एक्ट आता है। कौन सा, नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड एक्ट 1981, है ना। ये नाबार्ड एक्ट बाद में लागू किया गया संसद के द्वारा, है ना। और 1982 में पहली बार नाबार्ड जो बैंक है उनकी स्थापना कर दी गई, है ना। नाबार्ड बैंकों की स्थापना कर दी गई थी 1982 में। ठीक है, बात आई आपके समझ। इसकी रिकमेंडेशन पर ये संसद में एक्ट लागू किया गया, उसके बाद 1982 में नाबार्ड जो बैंक है उनकी स्थापना कर दी गई। ठीक है, अच्छा एक यो चीज़ जो समझने, देखो ये भी विकासात्मक उद्देश्य से स्थापित की गई हैं, सरकार के द्वारा स्थापित गई हैं, तो इसमें भी भागीदारी है ना। अब भागीदारी किस प्रकार से वो समझना, ये एज इट इज ये समझो जिस प्रकार से आरआरबी बैंक स्थापित की गई थी ना, आरआरबी बैंकों में जिस प्रकार से 3 लोगों की भागीदारी थी, केंद्र सरकार की थी, राज्य सरकार की थी और प्रायोजक बैंक की थी, इसमें 3 और होते हैं। कौन होते हैं, अलग अलग देखो, इसमें एक तो होती है केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है आरबीआई, है ना। इसमें प्रायोजक की बैंक की जगह कौन सी, आरबीआई की भूमिका होती है ना। ठीक है, अच्छा जब ये स्थापित की गई थी, कब की गई थी, ये 1981 में इसका एक्ट बना था। उस एक्ट में कहा गया था कि भाई ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है और जो आरबीआई की हिस्सेदारी है, ये टोटल 51% होगी और बाकी जो 49% है वो हिस्सेदारी किसकी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की होगी। इस प्रकार से इसमें लिखा गया। और क्या लिखा गया कि भाई जो पैसा है ना वो लगभग 1000 करोड़ तो होना ही चाहिए। कितना, 1000 करोड़ तो होना ही चाहिए। बाद में इस राशि को ना बढ़ा दिया गया था आरबीआई की रिकमेंडेशन पर, केंद्र सरकार ने बाद में इसकी जो क्षमता है ना 5000 करोड़ कर दी थी। यार 5000 करोड़ तो होने ही चाहिए किसमें, नाबार्ड बैंक में। ठीक है, बात आई आपके समझ। ये हुआ था उस समय जब एक्ट स्थापित हुआ। बाद में जो नाबार्ड एक्ट 1981 का है उसको 2017 में संशोधित कर दिया गया। कब, 2017 में। 2017 में नाबार्ड एक्ट को भी संशोधित किया गया, आरआरबी एक्ट को भी संशोधित किया गया, है ना। क्या किया गया उसमें, ये जो केंद्र सरकार का और जो आरबीआई का जो कंट्रीब्यूशन है कितना, 51%, उसमें ये साफ मना कर दिया कि भाई ये जो आरबीआई का कंट्रीब्यूशन है ना इसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया। और ये जो 51% पूरी हिस्सेदारी किसको दे दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई। यानी 51% किसकी हिस्सेदारी होगी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की, और 49% जो हिस्सेदारी हुई वो किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की, और बाकी जो आरबीआई था वो साइलेंट कर दिया गया, उसको साइड में रख दिया गया कि बोला ठीक है अब नहीं, अब इसकी कोई हिस्सेदारी नहीं हुई, कोई भूमिका नहीं होगी, है ना। लेकिन ये जो इसकी राशि है ना इसको बढ़ा दिया गया। कितना कर दिया गया, 3000 करोड़ कर दिया गया, 30,000 करोड़ कर दिया गया। कि बोला कि नाबार्ड की जो बैंक है उसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए तो होने चाहिए। अब पहले ये स्थापित की गई थी ना जब, केवल एक ही चीज़ को ध्यान में रख के की गई थी कि भाई जो कृषक हैं, जो किसान हैं, उनको पैसा दिया जाए, लोन दिया जाए। लेकिन बाद में धीरे धीरे देखा गया कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको भी इनसे लोन दिया जा सकता है, उनको भी इनसे हेल्प की जा सकती है। इसलिए बाद में उनको लिए भी
लोन प्रोवाइड कराया गया। ठीक है, बात आई आपके समझ में। तो इस तरीके से नाबार्ड बैंकों का इतिहास रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को ज़्यादा वित्तीय समावेशन जल्दी हो सके, वहाँ बैंक जैसी सुविधाएं ज़्यादा से वहाँ पर ये बैंक स्थापित हों और लोग इनसे कनेक्ट हों, इसलिए इन बैंकों की स्थापना की जाती है। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आज हमारी ये बैंकिंग है, ये जो बैंक हैं अलग अलग टाइप की, ये सभी कंप्लीट हो गई है। आगे जब हम पढ़ेंगे वो एनपीएफ के बारे में पढ़ेंगे, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, एनपीए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।